So, good morning student. Today is the second lecture for application of Gauss law. So, in application of Gauss law in study classes, we have studied about the electric field due to linear charge distribution and also electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. And one question was remaining on the electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. So first we do that question and then we proceed to our third application of Gauss law, and third application will be electric field due to uniformly charged in a spherical shell. So पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन कल हम लोग छोड़ दिए थे. So यहाँ पर जो है हम लोग को दो इनफाइनाइट प्लेन शीट दिया हुआ है. दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले का सिग्मा 1 है, ये पॉजिटिवली चार्ज है. सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे और यह इनफाइनाइट प्लेन शीट है. दूसरा प्लेन शीट यहाँ दिया हुआ है, यह भी इनफाइनाइट है. इस प्लेन शीट को A मान लो और दूसरे प्लेन शीट को B. तो यह B है प्लेन शीट. इस प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा 2 है, या सिग्मा B भी मान सकते हैं, सिग्मा 2. इस तरह ये दोनों प्लेन शीट मिलकर के जो है दो रीजन प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट यह हो गया रीजन 1, सेकेंड दोनों के बिटवीन रीजन 2 और थर्ड रीजन 3 राइट ऑफ द प्लेट बी. अब हम लोग को तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट रीजन में कोई पॉइंट ले लेते हैं P1. इस P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है. सेकेंड रीजन में कोई पॉइंट ले लेते हैं P2, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. थर्ड रीजन में कोई पॉइंट ले लेते हैं P3, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, +1 यूनिट चार्ज टेस्ट करते हैं. तो अगर रीजन 1 में हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए रीजन 1 में अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना चाहते हैं. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, B के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज प्लेस कीजिए. या पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स यानी A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1, तो यह E1 का डायरेक्शन लेफ्ट वार्ड है. और B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह भी पॉजिटिव, इसका भी डायरेक्शन जो है लेफ्ट वार्ड होगा, यानी दोनों का ही डायरेक्शन सेम आ रहा है. तो EP1 जो होगा E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर. अब वैल्यू ले जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम लोग यूज किए. अब कल जो है यूनिफॉर्मली प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे σ/2 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ देखिए सिग्मा की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 1. तो यहाँ हो गया σ1/2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन जो है वह लेफ्ट है. अगर राइट वार्ड नॉर्मल को हम लोग +n लिखते हैं तो लेफ्ट वार्ड नॉर्मल के लिए -n लिखेंगे. तो यह वैल्यू हो जाएगा -n. अब E2 का वैल्यू देखिए. E2 के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो फिर प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट और फिर डायरेक्शन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -n. इस तरह हम लोग माइनस ले सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट σ1 + σ2 n. So this is the electric field at a P1 point by the system of two uniformly charged infinite plane sheet. इसी तरह हम लोग जो है सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ. अब सेकेंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सेकेंड रीजन के लिए. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रीजन 2 के लिए. यहाँ पर पॉइंट है तो देखिए यह पॉजिटिव, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वार्ड हो गया E1, और यह पॉजिटिव, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वार्ड हो गया E2. अब P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको EP2 से डिनोट करेंगे. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग E1 + E2 होगा. E1 का वैल्यू पुट करेंगे σ1/2 एप्सिलॉन नॉट n और E2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यह लेफ्ट है तो माइनस आ जाएगा
सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। दोनों को ऐड कर दो तो यह हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 n कैप। अब यहाँ पर अगर हम लोग को देखना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो उस केस में यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाएगा और यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड जो है ये डबल हो जाएगा। 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ पर फिर राइट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं रीजन 3 में। यहाँ पर तो रीजन 3 के लिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की +1 पुट करेंगे। फर्स्ट सरफेस के कारण राइटवार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और सेकंड पॉजिटिव है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवार्ड है E2। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में हम लोग निकालते हैं EP3 पॉइंट पर, D3 पॉइंट पर। तो इसका देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 प्लस E2। अब जो है वैल्यू डाल दो तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट n कैप और E2 का भी हो गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। दोनों को सोल्व कर दो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 n कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 पॉइंट। तो इस तरह अब इस क्वेश्चन को आपको ट्विस्ट क्या कर सकता है कि यह फर्स्ट जो है चार्ज डेंसिटी सेकंड चार्ज डेंसिटी के बराबर है, तब तीनों रीजन में किसी एक का पूछ सकता है या तीनों रीजन में पूछ सकता है कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा इसमें ट्विस्टिंग हो सकता है कि फर्स्ट को पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड प्लेट को निगेटिवली चार्ज कर दिया। अब ये फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है निगेटिव, तो उस केस में इस साइड जो है रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, रीजन 3 में हो जाएगा 0, रीजन 2 में जो होगा वह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा जो कैपेसिटर के इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसी का यूज हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यूज करेंगे इस कंसेप्ट का। तो इस तरह कोई भी 2 या 3 या 4 यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट आपको दिया हो और उस प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना हो तो ये प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। यहाँ पर P पॉइंट जो हम लोग कंसीडर करते हैं उसका डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो है इस पर आपको क्वेश्चन बनाना जो है कल क्लास दिए थे NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.24 बनाना है इसी टॉपिक पर बेस्ड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी एप्लीकेशन नंबर 3 और उसके बाद जो है NCERT का टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 में। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to uniformly charged spherical shell। अब यहाँ जो है स्फेरिकल सेल के जगह हॉलो स्फीयर वर्ड भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में, फिर भी हम लोग का जो है सेम होगा, हॉलो स्फीयर दे या स्फेरिकल सेल दे। इंट्रोडक्शन में लैंग्वेज केवल चेंज कर देंगे, बाद बाकी प्रोसेस सेम होगा। याद कीजिए आपको मेमोरी टिप्स बताए थे 4 स्टेप यूज करना। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप है डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स से फ्लक्स निकालना, थर्ड स्टेप था गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना और फोर्थ स्टेप है दोनों फ्लक्स को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। बस वही 4 स्टेप हम लोग यूज करेंगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। तब ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या होगा, स्फेरिकल सेल के कारण निकालना है तो एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करेंगे। उस सेल पे टोटल चार्ज 2 कंडीशन है, टोटल चार्ज भी दिया हो सकता है या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दिया हो सकता है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है तो फिर डेंसिटी के टर्म में हम लोग निकालेंगे और टोटल चार्ज अगर दिया है तो टोटल चार्ज के टर्म में निकालेंगे हम लोग। दूसरा है कि P पॉइंट जो है वह हमारा सरफेस पर भी हो सकता है, हॉलो है तो सरफेस के इनसाइड भी हो सकता है और सरफेस के बाहर भी हो सकता है, यानी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल हो सकता है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल होता है, ऑन द सरफेस हो सकता है, ऑन द स्फेरिकल सेल। तो तीनों केस हम लोग को डील करने पड़ेंगे। तो जनरली यह 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन आपको तीनों केस मिला करके। अब जो है हम लोग इंट्रोडक्शन इसका देखिए, कंसीडर a spherical surface, a spherical shell of radius
are containing charge Q, let P be any। अब ये Q चार्ज कंटेनिंग है, तो कंटेनिंग का मतलब इनसाइड वर्ड यूज नहीं किया है, यानी सरफेस पे स्प्रेड है। तो अगर आप इसको क्लेरिफाई करके भी लिख सकते हैं, आर कंटेनिंग चार्ज Q के जगह कंटेनिंग चार्ज Q ऑन इट्स सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over surface, let P be any point where electric field has to be determined। We draw a Gaussian spherical Gaussian surface passing through point P as shown in figure। इतना इंट्रोडक्शन का पार्ट आ जाता है। अब हम लोग को करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाना है। करस्पॉन्डिंग डायग्राम बना करके जो है हम लोग क्या करेंगे कि डिराइव करेंगे फॉर्मूला इसके लिए। तो अब देखिए हम लोग करस्पॉन्डिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। तो अब तीन केस है, जब P पॉइंट हमारा जो है सरफेस के बाहर हो, P पॉइंट सरफेस पे हो और सरफेस के इनसाइड हो। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे P पॉइंट जो है सरफेस के बाहर। तो लिखेंगे केस 1 when P lies outside the cell, outside the cell, इसको लिखेंगे स्मॉल r is much greater than कैपिटल R। तो यह केस हो गया शॉर्ट फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल यहाँ पर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, यह एक सेल बना लिया हम लोग। यह यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज हम लोग दर्शा देंगे। इसके सेंटर पे चार्ज नहीं है, कोई सेंटर मान लो, वो मान लेते हैं। इसका रेडियस जो है कैपिटल R मान लेते हैं। और P पॉइंट जो है वह सरफेस के बाहर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं P पॉइंट। तो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस है। तो P पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिक सरफेस होगा, इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस यहाँ से ड्रॉ करेंगे। एक गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन से दर्शा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस which is spherical and passing through the point P। अब इस गॉसियन सरफेस पर हम लोग को फ्लक्स कैलकुलेट करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरे स्टेप में बाय द यूज ऑफ गॉस लॉ, और उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देना है, अपने आप जो रिजल्ट आना है वो आ जाए। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के बाद केस 1 में डायग्राम बना देना है, डायग्राम के बाद ये लिखना है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस, GAUSSIAN गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस द्वारा फ्लक्स इंटरसेप्टेड फाई मान लो, तो फाई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। तो यहाँ पर पुनः आप देखिए स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। डिफरेंशियल एलिमेंट का फिर एरिया वेक्टर dA जो है वो बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर राइट वर्ड आ जाएगा। और EDA लिमिट जो है वो 0 से लेकर के 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वैल्यू हम लोग डालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे या डाल दो cos 0 डिग्री 0 से 4 पाई r स्क्वायर।
अगले स्टेप में cos 0 1 हो गया। E का वैल्यू जो है कूलम्ब्स लॉ से आप यहाँ डालिए। E का वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ से है। यहाँ पर हम लोग को खुद डिराइव करना है, यानी E ही निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए E को हम लोग यहाँ पर अननोन रखेंगे और dA को इंटीग्रेट कर देंगे। तो E बाहर निकल गया, dA का इंटीग्रेशन हो गया आपका 0 से लेकर के 4 पाई r स्क्वायर। तो यह हो गया E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लिए इसको, यह हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। अब जो है थर्ड स्टेप में निकालना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किस मेथड के द्वारा, गॉस लॉ के द्वारा। तो लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ, GL का मतलब हो गया गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इस फाई को हम लोग निकालेंगे। अब देखिए फाई बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए जो गॉसियन सरफेस ब्लू से हम लोग ने डिनोट किया है, पूरा का पूरा चार्ज इसी के अंदर है और पूरा चार्ज इंट्रोडक्शन में हम लोग Q माने थे। सो यहाँ पर यह हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंपेयर कर देना है। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कीजिएगा। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इम्प्लाइज दैट डायरेक्ट E का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। अब हम लोग को इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो इन यहाँ तक दिख रहा है, तो लिखेंगे हम लोग इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, और r कैप क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ का सरफेस लेंगे तो यहाँ आउटवर्ड, इधर का लेंगे इधर आउटवर्ड, यानी फाइनली r कैप हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स इसका है आउटसाइड के लिए, 2 मार्क्स जो है वो आपका सरफेस पे निकालने के लिए है, और 1 मार्क्स जो है वो अलॉटेड है इनसाइड निकालने के लिए। तो 2 मार्क्स में ये जो डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स से निकालते हैं 1 मार्क्स है, और गॉस लॉ से जो निकालते हैं 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स। कंपेयर करने पे कोई मार्क्स इसमें नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि यह वैल्यू आ गया। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कौन सा वैल्यू आया, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे वही फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि P से वास्तव में r डिस्टेंस पर जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का यह फॉर्मूला है, और r डिस्टेंस पे यहाँ पर सेंटर है स्फीयर का जहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयरिकल सेल इस ढंग से बिहेव कर रहा है कि इसका टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड है इट्स सेंटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आउटसाइड पॉइंट। बाहरी के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग को फील्ड निकालना है तो यह ऐसा बिहेव कर रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयरिकल सेल की इसका टोटल चार्ज जो है सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, वास्तव में सेंटर पे कोई भी चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोग जो है नॉर्मल एग्जांपल सोसाइटी से ले सकते हैं। मान लो कि आपके गांव मोहल्ला से कोई आदमी आता है आपसे कुछ मांगने, बाइक मांगने या कोई सामान मांगने आता है पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप उसको क्या करते हैं, रुकिए गार्जियन से पूछ करके बतलाते हैं। यानी कि आपके परिवार का जो टोटल डिसीजन है वो कहाँ सेंटर है, गार्जियन पे, जबकि गार्जियन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यस या नो बोलने में, लेकिन सजेशन उनका चाहिए। ठीक उसी तरह जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयरिकल सेल इस ढंग से बिहेव करता है कि टोटल चार्ज जो है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, whether there is no charge on the center। तो इस बात को कभी कभी इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि so that uniformly charged spherical cell behaves as whole of its charge is concentrated at its center। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक पूरा निकालेंगे, उसमें ये नहीं लिखेंगे when P point like outside the sphere, एक डायग्राम बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, और इसके बाद एक लाइन आपको ऐड कर देना पड़ेगा, since this is the electric field due to a point charge situated at a distance r from the observation point या from the point P, so we can say uniformly charged spherical cell behaves as
whole of its charge is concentrated at its center। यही बात उसमें जोड़ देना है। अगर उस ढंग का क्वेश्चन पूछेगा तब, नहीं पूछेगा सीधे डिराइव करने का है तो यहाँ तक निकाल करके छोड़ देंगे, या केस 1 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2। केस 2 देखिए, केस 2 में हम लोग को क्या करना है, यह है केस 2 when P lies on the surface। ऑन द सरफेस का मतलब हुआ स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया। इस केस में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस, डायग्राम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डायग्राम देखिए इस केस में। अब जो है स्मॉल r डिस्टेंस पे हम लोग P पॉइंट ले लिए यहाँ पर, और गॉसियन सरफेस भी जो है कोइंसाइड कर गया इसी सरफेस को। इस सेकंड का डायग्राम हो गया। इस केस में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल होगा। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला सेम रहेगा, यह भी हमारा सेम रहेगा। यहाँ दर्शा दीजिए छोटा सा एलिमेंट लेकर के, यह हो गया dA और यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। स्मॉल r के टर्म में इक्वेशन 1 तक कोई चेंज नहीं करना है। यूजिंग गॉस लॉ यहाँ में भी कोई चेंज नहीं करना है। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, यहाँ भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ लिख देंगे सिंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, या कैपिटल R स्क्वायर हो गया और कैपिटल R कैप हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है, बाद बाकी सेम टू सेम हम लोग को कॉपी पेस्ट कर देना है। मेमोरी टिप्स हम लोग का सेम था, सरफेस पे निकालना है तो वही करना है। पहला डिफिनेशन से फ्लक्स निकाल लिए, दूसरा जीएल से फ्लक्स निकाल लिए, दोनों को कंपेयर कर दिए। कंडीशन स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तो यहाँ कैपिटल R कर दिए। अब एक चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ कैपिटल R डिस्टेंस पे पॉइंट से हमारा क्या है, चार्ज है, और पॉइंट से चार्ज देख रहे हैं तो यह कैपिटल R डिस्टेंस पे हमारा सेंटर मिल रहा है, और सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। यानी सरफेस पॉइंट के लिए भी, सरफेस पॉइंट के लिए भी ये स्फेरिकल चार्ज जो है, स्फेरिकल सेल इस ढंग से बिहेव कर रहा है कि टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर पे। इसका मतलब कि अगर पड़ोसी भी आपसे कोई डिसीजन पूछने आते हैं तो वो पड़ोसी के जवाब भी आप कब से देंगे, गार्जियन से पूछने के बाद देंगे। यानी वो डिसीजन भी आपके गार्जियन ही लेंगे, खुद आप नहीं लेंगे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जो है वह इस ढंग से बिहेव कर रहा है कि टोटल चार्ज जो है वह इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वह पॉइंट हमारा इस सरफेस के बाहर हो या पॉइंट सरफेस पर हो। अब हम लोग को केस 3 देखना है, इसलिए इसमें भी वही लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे कि सच दस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बिहेव्स एज होल ऑफ इट्स चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सरफेस पॉइंट। अब हम लोग तीसरे केस में आएंगे, जब हमारा इनसाइड, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके देखिए, यानी आपके अपने परिवार का बच्चा है तो क्या हुआ, हर एक बात के लिए गार्जियन से पूछने जाते हैं डिसीजन लेने, या फिर अपने जरूरत के अकॉर्डिंग खुद डिसीजन ले लेते हैं, या आपको सोचना है, सोच करके बताइए खुद डिसीजन लेते हैं या पूछ करके डिसीजन लेते हैं। अगर खुद डिसीजन लेते हैं इसका मतलब है कि अंदर में हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा नहीं आएगा, या नहीं या ऐसा बिहेव करेगा कि टोटल चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अगर खुद डिसीजन लेते हैं तो, अगर पूछ करके डिसीजन लेते हैं तो फिर यह आना चाहिए कि इस केस में भी सेंटर पे चार्ज कंसंट्रेटेड होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है हम लोग। तो केस 3 देखिए, केस 3 में फिर इस ब्लू को मिटा करके हम लोग जो है केस 3 बना देते हैं इसको। केस 3 when P light inside the spherical cell, spherical cell। इस केस में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा और डायग्राम एक बदल जाएगा। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। यह हमारा जो है स्फीयर हो गया, कैपिटल R हो गया, चार्ज जो है यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस पे जो है क्यू चार्ज हम लोग दर्शा दिए हैं यहाँ पर। P पॉइंट इनसाइड ले लिए, P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है, इसलिए P पॉइंट से पास करता हुआ एक ब्लैक वाला गॉसियन सरफेस हम लोगों ने स्केच किया।
और यहाँ पर भी छोटा एलिमेंट आप ले सकते हैं, इसका एरिया वेक्टर भी राइट वार्ड हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज्यूम करेंगे राइट वार्ड है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, जबकि अंदर में कोई फील्ड हम लोग को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग निकालेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस। सेम पैटर्न यहाँ भी यूज होगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए E डॉट dA यहाँ तक सेम आएगा, इक्वेशन 1 भी सेम हो जाएगा। ऑफ यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय गॉसियन सरफेस में Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने कंसीडर किया है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये Q इनसाइड हो जाएगा 0, इसलिए यह इक्वेशन 2 जो है बदल जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इतना इज इक्वल टू 0 implies that E is equal to 0, और यहीं पे आपका एक खत्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं केस 3 में कि जब P पॉइंट हमारा इनसाइड लाई कर रहा है तो तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर इज 0, या हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इस पर हम लोग यूज भी कर सकते हैं। आपका जो सोशल एग्जांपल दिया था वो सोशल एग्जांपल भी मैच कर रहा है। घर के किसी बच्चे को देखिएगा, कहीं बाइक लेकर के जाना होता है तो बार बार पूछने नहीं जाता है, सीधे चाबी लिया, बाइक में डाला और लेकर के चला गया, फिर वहां से आ गया, फिर बता दिया कि हाँ यहाँ गए थे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इनसाइड में कोई फील्ड हमारा नहीं है। अब इसका यूज हम लोग 2 तरह से करते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल देखिए सोशल, दूसरा सिचुएशन कि कोई पाठक सर हैं और आपका थंडर स्टॉर्म रेन चल रहा है, जैसे आज आपका वर्षा हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, उसी तरह मान लो कि थंडर स्टॉर्म का मौसम है, रेन चल रहा है, और पाठक सर जो है वह अपने कार से जा रहे हैं। रास्ते में पेड़ के नजदीक एक बच्चा जो है चाइल्ड उनको दिखाई देता है वर्षा में भीगते हुए, लाइटनिंग भी है, थंडर स्टॉर्म भी है, रेन भी है। पाठक सर उसको गाइड करते हैं कि तुम कार के अंदर आकर के बैठ जाओ, पेड़ के नीचे रहने के अपेक्षा कार के अंदर रहना सेफ है। अब इस सिचुएशन में आपको यह बतलाना है, इस सिचुएशन में कि ऐसा वे क्यों कहते हैं, कौन सा ऐसा फिजिक्स का प्रिंसिपल यहाँ वर्क करेगा जिसके आधार पे हम लोग कहेंगे चाइल्ड को कि तुम्हारे लिए ट्री से ज्यादा सेफ है कार के अंदर रहना। तो हम लोग जानते हैं कार जो है वो मेटेलिक है। जब थंडर स्टॉर्म अगर आता है, लाइटनिंग इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो यह यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा कार, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। इसलिए कार के अंदर कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा अगर उस बच्चे को कार के अंदर बैठा दिया जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर या इनसाइड कंडक्टिंग सेल इज 0, सो पाठक सर instructed the child to sit inside the car to protect from the external field established by the thunderstorm or lightning। तो इस तरह जो है हम लोग जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ चुका है, इसलिए एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल है कि डॉक्टर लोग जो है वह आपके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का, यानी ऑपरेशन करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, उसको मेटेलिक बॉक्स में या मेटेलिक केज में क्यों रखा जाता है। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को, यानी जो फाइन है, जिसके धार पतले हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट को, शार्प एज वाले इंस्ट्रूमेंट को जो है हम लोग मेटेलिक केज में क्यों रखते हैं, क्योंकि मेटेलिक केज जो है वह एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। शेप कुछ भी हो, स्फेरिकल शेप होना जरूरी नहीं है, क्लोज्ड होना चाहिए। तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और इसलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मेटेलिक केज में रखते हैं। इसलिए जो भी ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको मेटेलिक केज में बंद करके रखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर इज 0, इस कंसेप्ट का। अब जो है इस 3 के आधार पे हम लोग आ जाते हैं। तीनों का तीनों एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है और तीनों एप्लीकेशन बोर्ड में पूछते हैं, 3 में से कोई एक। और एक ट्रिक भी है आपको पता करने का। अगर पिछले साल एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड जीएल गॉस फर्स्ट टॉपिक हो गया, लिनियर चार्ज का सेकंड हो गया, प्लेन शीट का थर्ड हो गया, स्फीयर का फोर्थ हो गया। तो अगर आपको मान लेते हैं कि ऑल इंडिया बोर्ड जो आपका एग्जाम है, इसमें इस 4 में से अगर फर्स्ट है लिनियर चार्ज डेंसिटी का पूछ दिया है, और अगर आपका जो है पीछे
पिछले साल यानी जस्ट इसके बैक में प्लेन सीट का पूछा था, तो इस साल जो है अगर दिल्ली बोर्ड और फॉरेन बोर्ड में स्फेरिकल सेल पूछा है तो स्फेरिकल सेल पूछेगा। अगर इस दोनों बोर्ड में नहीं पूछा है तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन पूछेगा, ये फिक्स है। इस तरह करके आपको जो बता दिया जाएगा वही क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स रख रहा है। यहाँ पर इस चार में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब जो है इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करना है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर इज, तो आपको 0 डाल देना है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। ग्राफ अब आपको प्लॉट करना है। ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ, एनी क्वेश्चन? तो यह मान लो कि ये होलो स्फीयर है, यह सेंटर है, यहां से यहां यह रेडियस हो गया, यहां से यहां यह रेडियस हो गया। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं इस एक्सिस पे और ये डिस्टेंस ले लेते हैं। यहां से जो ये डिस्टेंस हम लोग लेंगे, यहां तक दिख रहा है, ये आपका r इज इक्वल टू कैपिटल R, यह r इज इक्वल टू 0 हो गया। और इस साइड हम लोग ले लेते हैं, ये निगेटिव में आ जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस r होगा, लेकिन यह भी निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन r बराबर 0। यहाँ ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन से इसको x डायरेक्शन ले लेते हैं, तो इधर x डैश डायरेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर जो है y एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, E को दर्शाएंगे। अब आप देखिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर था, इसका ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है 3 रीजन में। तो फर्स्ट रीजन देखिए, फर्स्ट में था आपका r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सेकंड में था r इज इक्वल टू कैपिटल R, और थर्ड में जो है r इज लेस देन कैपिटल R। तो पहले इस केस के लिए देखिए, इस केस के लिए दो पॉसिबल है, r का वैल्यू कैपिटल R और r का वैल्यू इन्फिनिटी, दो पॉसिबल है। तो डाटा हम लोग इसके लिए कैसे फ्रेम करेंगे, ये डाटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r का वैल्यू लेंगे, यहाँ पर e का वैल्यू लेंगे। इसके लिए डाटा हम लोग फॉर्म कर रहे हैं a के लिए। r के लिए फर्स्ट वैल्यू r लीजिए, दूसरा वैल्यू इन्फिनिटी लीजिए। अब जो फॉर्मूला आया था इस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट रेंज में आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो r का वैल्यू कैपिटल R पुट करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ मान लेते हैं हम लोग, यह वैल्यू E का वैल्यू है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R स्क्वायर, यह वैल्यू आ गया इस पॉइंट पे। r का वैल्यू इन्फिनिटी डालिए, इन्फिनिटी डालेंगे तो इस फार्मूला से यह 0 हो जाएगा। और इसका वेरिएशन चेक कीजिए, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, इसलिए जो यह ग्राफ होगा यहाँ पर हम लोग को r बराबर r इज लेस देन r के लिए, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ आ गया, r इज इक्वल टू कैपिटल R पे यह वैल्यू देखिए, यह वैल्यू आ गया, यह वैल्यू r इज इक्वल टू r पे, और इन्फिनिटी पे 0 हो गया। और वेरिएशन जो है वह पैराबोलिक हो जाएगा, इनवर्स r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से यह इधर ग्राफ प्लॉट हो गया, वो इन्फिनिटी पे जाकर 0 हो जाएगा। उसी तरह निगेटिव में हम लोग चेक करते हैं, एक तो यह पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, एक ब्लू से लिख देते हैं ताकि आपको दिखेगा। इसके लिए भी 2 ले लीजिए, 2 नहीं होगा, इसमें तो एक ही होगा, r इज इक्वल टू r है, तो r इज इक्वल टू r पे e का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो यही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यानी सेम वैल्यू आ गया। तो यहाँ से यहाँ ऐसे डाल दीजिए, r इज इक्वल r पे सेम वैल्यू आ गया। अब r इज इक्वल टू माइनस r पर भी सेम वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग ऐसे। अब जो है इसको r इज थर्ड रीजन में r इज लेस देन कैपिटल R में देखिए, तो e का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ e का वैल्यू ये 0 हो गया, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आया और ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आया। अब इसी का निगेटिव R में बनाना है तो मिरर इमेज ले लेंगे। देखिए वाटर इमेज वर्टिकली इन्वर्टेड होता है और मिरर इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है, तो डायरेक्ट मिरर इमेज आ जाएगा इधर और ये ऐसे। तो इस तरह जो है हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यह ग्राफ हो गया हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसके कारण
स्फेरिकल सेल के कारण E वर्सेस R ग्राफ। जनरली आपका निगेटिव पार्ट नहीं पूछता है एग्जाम में, पॉजिटिव पार्ट पूछता है, तो इनसाइड में हम लोग 0 कर देंगे, R बराबर R पे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटा R स्क्वायर हो जाएगा और बाहर में यह डिक्रीज करेगा। तो इस तरह हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब आपका जो टास्क है इस पे बोर्ड लेवल का टास्क जो कंप्लीट करना है वो देखिए NCERT का मेन जो क्वेश्चन है वह है 1.15 से लेकर के 1.24 तक, यह आपको बनाना है, इतना तो इतना। दूसरा टास्क है आपका ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक कल ही आपको डिस्कस करना है टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 31 या 32 या 34 जो भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन आपको बना करके आना है। ये बना करके जैसे ही आप कल आइएगा तो उसमें आपको 2 चीज मिलेगा एक्स्ट्रा जो अभी आप पढ़े नहीं है। पहला मिलेगा कूलम्ब्स लॉ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, गॉस लॉ से नहीं निकालना। जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन 1 हम लोग पढ़े हैं वही निकालना है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ से निकालना है। एक वह कल आपको प्रॉब्लम हो सकता है उसमें बताएंगे। और दूसरा जो है क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन, यानी अभी तक हम लोग मानते आए हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन नए रिसर्च में यह पाया गया है कि न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है उससे भी फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको क्वार्क बोलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर के बने हैं, तो यह क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन जो है ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल जो है क्वेश्चन के साथ ही आपका ये क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस हो जाएगा और बाद बाकी टोटल क्वेश्चन बना करके आना है। तो दिस इज योर टास्क। तो फर्स्ट इतना काम कंप्लीट करना है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो अभी तक जितने डीपीपी भी आपको भेजे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, गॉस लॉ का, पूरा डीपीपी भी आपको बना जाना है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का डीपीपी आज मतलब मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद एक चौथा एप्लीकेशन है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग को वो भी पढ़ना है सॉलिड स्फीयर के कारण। तो सॉलिड स्फीयर के कारण भी हम लोग जो है इतना टास्क कंप्लीट करने के बाद शुरू करेंगे। इतना टास्क आपका बोर्ड का हो गया, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का हम लोग निकालेंगे इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ओके, सो टाइम इज अबाउट टू एंड। सो स्टूडेंट हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कल सभी लोगों को ग्रुप में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आज बनाना है और ग्रुप में पोस्ट कर देना है। टाइम खत्म हो चुका है।